नमस्ते। और सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे लोक संस्कृति फोक कल्चर के बारे में। आज हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि लोक संस्कृति का निर्माण के तत्व के बारे में, कि लोक संस्कृति बनता कैसे या किन चीजों से मिलकर के बनता है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो जरूरी है वो लोक ज्ञान की जरूरत है। लोक संस्कृति के निर्माण के लिए लोग का ज्ञान होना आवश्यक है। हम जब किसी समूह या किसी घटना के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और यही नॉलेज एक लोक साहित्य या लोक कलाएं के रूप में भी उभरती हैं। तो छोटी छोटी जो आम समुदाय या जन समाज के बीच पाए जाने वाली जो परंपराएं हैं या लोक कलाएं हैं, संस्कृति है, इनके विषय में ज्ञान होनी चाहिए। दूसरी बात है लोक मनोरंजन। लोक मनोरंजन के रूप में हम देखते हैं तो नृत्य है, त्योहार है, पर्व है, मेले हैं या लोक मंच है। इनके द्वारा क्या होता है, जन समुदाय के विभिन्न अवसरों से लोग जुड़े होते हैं और इनके माध्यम से लोगों के बीच में यह लोक संस्कृति के हम, जो कि एक छोटा समूह होता है जिसमें समरूपता पाई जाती है, जिसमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है, इन समुदाय की विशेष पहचान या विशेषता है। तो इनकी जो मनोरंजन का साधन है वो नृत्य, त्योहार, पर्व, मेले या लोक मंच होते हैं। फिर देखते हैं कुछ लोक रीतियां भी पाई जाती है। लोक रीतियां के अंतर्गत हम देखें तो स्थानीय स्तर पर प्रचलित विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज इसके अंतर्गत आते हैं, जो ग्रामीणों के जन्म मृत्यु से संबंधित, विवाह या कृषि से संबंधित होते हैं। लोक धर्म तथा विश्वास इसमें देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम धार्मिक कृत्यों को ला सकते हैं जिसके प्रति लोक समाज के विश्वास होती है। सामान्यता या संपूर्ण समुदाय में प्रथागत और तर्कहीन रूप में प्रचलित है। देखिए, इस पे किसी प्रकार के धर्म में तर्क का स्थान होता नहीं है। जो धर्म जैसा कहता है वैसा लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये हो गया लोक संस्कृति निर्माण के तत्व। इन तत्वों से ही मिलकर के लोक ज्ञान, लोक मनोरंजन, लोक रीतियां, लोक धर्म तथा विश्वास, इनसे मिलकर के ही एक फोक कल्चर तैयार होती है, लोक संस्कृति का निर्माण होता है। आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं के बारे में। तो लोक संस्कृति की विशेषताएं में जिन समाजशास्त्रियों ने इनकी विशेषता और इनके विषय में जिन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, और उन्होंने इनके विषय में इनकी क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं इन्होंने बताया। जैसे इसमें सोरोकिन है, गाल्फिन है, रेडफील्ड है, जिमरमैन है। ये ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने लोक संस्कृति की अवधारणा को इसकी विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है सरलता। लोक संस्कृति की सबसे पहली जो विशेषता है ये सरल होती है। लोक संस्कृति निर्माण करने वाले सभी तत्वों अथवा निर्णायक इकाइयों की प्रकृति बहुत सरल होती है। उदाहरण के लिए देखें तो लोक जीवन में प्रचलित चित्रकला तथा वस्तु कला को अभिव्यक्त करने वाली लोक कला का रूप बहुत सरल होते हैं। दूसरी चीज देखें तो मौखिक सांस्कृतिक परंपरा। मौखिक संस्कृति परंपरा में हम जानते हैं कि इनके पास कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है। ये केवल ओरल रूप से अपने धर्म हो या साहित्य हो या संगीत, लोक गाथा आदि विश्वासों के बारे में साझा करता है। तीसरी जो बातें हैं इसमें
कृषक जीवन पर आधारित होती है। लोक संस्कृति का जो जीवन है वो कृषक जीवन से जुड़ा होता है। लोगों के बीच में सामूहिक चेतना पाई जाती है कि एक लोक संस्कृति के अंतर्गत देखें, विशेष ग्रामीण जीवन में भी कृषकों का जीवन अति महत्वपूर्ण है और वहां पर जो कॉन्सेंस है, चेतना पाई जाती है, वो कलेक्टिव कॉन्सेंस पाई जाती है, सामूहिक चेतना पाई जाती है। एक विशेष कृषक समाज की जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां होते हैं, लोक संस्कृति उन्हीं परिस्थितियों को विविध रूपों में अभिव्यक्त करती है। कृषकों का जीवन ग्रामीण क्षेत्र में या लोक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय स्वरूप पाए जाते हैं, इसके स्थानीय स्वरूप पाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन कुछ ऐसे देवी देवताएं हैं जिनका फैलाव का क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हो, जो सभी गांवों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन साधारणतः प्रत्येक ग्राम के कुछ ऐसे भी देवी देवताएं होते हैं, कुछ मेले होते हैं, कुछ पर्व होते हैं जो केवल एक विशेष स्थान तक क्या है संबंधित होता है या सीमित होता है। तो इस तरह के जो संस्कृति होती है या कहना चाहिए जो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, एक क्षेत्र के अंतर्गत जिसको लोग परिचित होते हैं, जानते पहचानते हैं, चाहे वो कोई कला हो सकती है, कोई देवी देवता हो सकती है, कोई परंपरा हो सकती है या किसी और लोक गाथाएं हो सकती है, तो उनको लघु परंपरा कहा जाता है। लघु परंपरा और बृहद परंपरा, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो मैकिम मेरियट ने दिया है। इन्होंने बताया कि कुछ सीमित क्षेत्र में कुछ गांव की कोई परंपरा है या कोई देवी देवता है, वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उसके जान पहचान होती है, उसको लोग जानते हैं। लेकिन दूसरे जगह अगर जाया जाए और उस देवी देवता की नाम ली जाती है या उस परंपरा की बात की जाती है तो लोग उनके बारे में अनजान होते हैं। तो इस तरह की जो परंपरा या लोक कथाएं हैं वो उसको हम लघु परंपरा कहते हैं। और बृहद परंपरा वो है जो पूरे भारतवर्ष भर में जानी पहचानी जाती है, जिसको लोग जानते हैं। जैसे कि हम अगर रामायण की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं या राम की, कृष्ण की बात करते हैं, तो इस तरह से इन देवी देवताओं के नाम लेने पे पूरे भारतवर्ष में इनकी प्रसिद्धि है, इनको जानते हैं। तो ये बृहद परंपरा की अंतर्गत आएंगे। इन्होंने, मैकिम मेरियट ने उत्तर प्रदेश के एक किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि एक कुएं की देवता का मेला जो एक सीमित है, जिसको हम नहीं जानते, इसलिए ये लघु परंपरा हो गया। बरहो बाबू की पूजा, ये वहां की कुछ परंपराएं की बात करता है, कुछ वहां के रीति रिवाज के विषय में बताता है। ये एक लघु परंपरा है जिसको अन्य राज्यों में या अन्य क्षेत्रों में जो है इनके विषय में नहीं जानते हैं। आज भी होता है, अपने अपने गांव के अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनकी संस्कृति होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं जो दूसरे जगहों में नहीं पाया जाता या लोग उसके विषय में नहीं जानते हैं। फिर देखें व्यवसायीकरण का प्रभाव। व्यवसायीकरण का प्रभाव में हम देखें तो लोक संस्कृति से संबंध विचारक हो या कलाकार हो या संगीतज्ञ हो या कोई शिल्पकार कुछ बनाने वाला हो, इनकी कला का उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, शहर और गांव में यही विशेष और एक अंतर व्यक्त किया जा सकता है इस पे कि गांव की जो विचारधारा है या गांव की जो कहना चाहिए किसी प्रकार के कोई उससे द्वारा कुछ बनाया जाता है, कुछ क्रिएट किया जाता है, कोई रचना की जाती है, तो ज्यादातर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, वो केवल अपने गांव तक सीमित होते हैं या अपने ही उपभोग के लिए करते हैं। ज्यादातर ये उस वस्तुओं का उत्पादन या उस कार्यों को केवल अपने मनोरंजन तक, अपने सीमित मनोरंजन तक के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। फिर आता है सृजनात्मक। सृजनात्मक में इसके अंतर्गत मंदिर, धार्मिक उत्सव, अनुष्ठान, त्योहार तथा नृत्य आदि व्यक्तियों की सामूहिकता के गुण में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होते हैं।
मनोरंजन के प्रमुख आधार में लोक गाथाएं होती हैं। देखिए, लोक गाथाएं लोक संस्कृति में या ग्रामीणों में विशेष आज भी मनोरंजन के साधन के जो एकदम क्षेत्रीय में है, गांव शहर से दुर्गम स्थानों में है, तो आज भी उनके पास जो है मनोरंजन के साधन कम ही मिलेंगे। अब तो चलिए घर घर और हर एक के हाथ में मोबाइल हो गई है, फिर भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा अभी भी उनकी मनोरंजन के साधन कम ही है। तो वहां के बीच में विशेष अपनी ही परंपराएं, लोक कथाएं, लोक रीति या कोई नृत्य है, इसी के आधार पे वे अपना मनोरंजन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे लोक कथाएं दिया है, भजन कीर्तन दिया है, या वृद्ध व्यक्तियों के जीवन के अनुभव को एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। विभिन्न नाटक तथा खेलों के स्रोत धार्मिक ग्रंथ होता है। इनकी शिक्षाएं व्यक्ति के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। लोक संस्कृति किसी स्थान पर जितनी प्रभावपूर्ण होती है, वहां का व्यक्तित्व आंतरिक पक्ष उतना ही अधिक महत्व होता है। लेकिन आज होता है ना कि धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, परंपराएं को भूलते जा रहे हैं। लोग एक आधुनिकता के प्रभाव में है। लोग अपने जीवन अब पूरी रीति से उनके जो मोरल होती है, जो नैतिकता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एक स्वार्थीपन या फिर कहना चाहिए एक एकाकीपन, और जो व्यक्ति को अच्छा लग रहा है इस तरह के जीना चाह रहे हो। फिर देखते हैं हम बौद्धिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन की दृष्टि से पूर्णता का अभाव पाया जाता है। तो इसमें अभिजात संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित होती है। अभिजात संस्कृति कहा जाए तो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके लिए एलाइट का शब्द आया हुआ है समाज शास्त्र में अभिजात के लिए। तो ये ऐसे इनकी संस्कृति को नीचे वर्ग के व्यक्ति या नीचे कहना चाहिए समुदाय के व्यक्ति उच्च संस्कृति को जब अपनाते हैं तो उसको हम जो है संस्कृतिकरण कहते हैं। ये श्रीनिवास का एक कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने ही अभिजात वर्ग की, अभिजात संस्कृति की बात करी है। सरल रूप से कहा जा सकता है कि कृषक समाज की जो अवधारणा है वो अर्ध समाज के रूप में स्पष्ट होती है। उसी प्रकार लोक संस्कृति भी एक प्रकार के अर्ध संस्कृति है, जो पूर्णतः संस्कृति का उदाहरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये पूरे देश में या पूरे जगह प्रचलित नहीं है। कलात्मक क्रियाओं में सामान्य सहभागी होते हैं। तो कोई भी दर्शक या कलाकार अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर विशेषीकरण का अभाव है। एक ही व्यक्ति कई प्रकार के कार्यों को स्वयं करता है। अब देखिए, हम शहरों की बात करें तो अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग वर्ग है, समुदाय है, अलग अलग स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीणों में इस तरह के या लोक संस्कृति में नहीं पाई जाती है। लोग एक ही व्यक्ति, मान लो कोई गीत लिखता है तो खुद उस गीत को गाता भी है और उसे वह खुद उस गीत पर नृत्य भी करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति उससे जुड़े हुए जो काम है स्वयं करता है। लेकिन शहरों में हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति, आप फिल्मी दुनिया में भी देख सकते हैं, तो कोई किसी ने गीत लिखा तो किसी कलाकार ने उसको गाया, तो कोई हीरो हीरोइन उस पर नृत्य कर रहे हैं। इस तरह से अलग अलग कार्य करने वाले मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये विशेषताएं हैं। और इसी तरह ये वाली जो चैप्टर है खत्म हो जाती है। कुछ प्रश्न है, लोक संस्कृति पर निबंध लिखिए। तो हमने लोक संस्कृति पर क्या क्या पढ़ा है, तो इसमें एक तो अर्थ मिलता है लोक संस्कृति का, परिभाषा मिला है हमको, है ना। और उसके बाद हमने लोक संस्कृति के निर्माण के तत्व देखे और आ जाता है उसके विशेषताएं। बस यहीं तक है। फिर आता है इस पे लोक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं लिखी है ना। तो ये विशेषताएं अभी हमने देख लिया। फिर आता है छोटा प्रश्न है लघु लोक संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो क्या है फोक कल्चर, इसके विषय में बताना है। लोक संस्कृति के विशेषताएं, 4 विशेषताएं पूछ रहे हैं तो 4 विशेषताएं बता चुकी है। ऐसा तो आपके प्रश्न नहीं आएगा, सीधा एक बड़ी प्रश्न बनती है, जैसे लोक संस्कृति पर निबंध के ऐसा पूछ सकता है, या लोक संस्कृति का अर्थ है या परिभाषा बताइए और इसकी विशेषताएं लिखिए। इस तरह के प्रश्न इस पे बनेगा। ठीक है।
लोक संस्कृति निर्माण के तत्वों के बारे में लिखिए एवं विशेषताएं लिखिए। इस तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि 15 नंबर का प्रश्न है, तो आप समझिए इससे संबंधित जो जो बातें हैं सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, थैंक यू।